सजेशंस फॉर फूड सिक्योरिटी। अब क्या क्या सुझाव थे फूड सिक्योरिटी को लेकर? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पहला, एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़े। सिस्टमाइटाइजेशन ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक सिस्टमेटाइज तरीके से हो। कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, सामुदायिक केंद्र है, उनको सही तरीके से उनका एक सहयोग और उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। फूड एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किए जाए, पॉपुलेशन पर प्लानिंग करी जाए, और जो एक हैबिट्स हैं इस टाइम पे, जो प्रेजेंट हैबिट्स हैं कंजम्पशन की, उस खपत की जो है उसमें बदलाव किए जाएं। स्टोरी ऑफ रामू। रामू वर्क्स एज अ टेम्पररी एग्रीकल्चरल लेबरर इन एग्रीकल्चर सेक्टर एट माधोपुर विलेज। अब रामू जो है एक टेम्पररी तौर पे जो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं कृषि में, उनके जैसे काम करता है माधोपुर गांव में। हिज एल्डेस्ट सन सोमू is 10 years old. अब उसका बड़ा लड़का 10 साल का है सोमू। He also works as a caretaker of the cattle of सतपाल सिंह the सरपंच। अब वो लड़का जो 10 साल का है वो कैटल की देखभाल करता है जो सरपंच है सतपाल सिंह उनके यहाँ। सोमू वर्क्स राउंड द ईयर विद द सरपंच एंड गेट 1000 रुपीज फॉर द वर्क। सोमू पूरे साल काम करता है सरपंच के यहाँ और फिर उसको 1000 रुपए मिलते हैं काम के। The other 3 sons and 2 daughters of Ramu are very young and they cannot work in fields. अब बाकी और जो 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं रामू के, वो बहुत यंग है, बहुत छोटे हैं, इसलिए वो खेतों पे काम नहीं कर सकते। सुनहरी, रामूज वाइफ, कीप्स हरसेल्फ एंगेज्ड टेम्परली इन क्लीनिंग द कैटल एंड काउ शेड। अब जो सुनहरी रामू की वाइफ है वो अपने आप को ज्यादातर बिजी रखती है कि या तो कैटल की साफ सफाई में या जो उनका जिसमें बंधे रहते हैं तबेला उसकी सफाई में। She gets half liter of milk, vegetables and some cooked food for her daily work. अब इसके लिए उन्हें आधा लीटर दूध, सब्जी और कुछ खाना बना बनाया जो है अपने रोज के काम के लिए मिलता है। In addition to it, she works in fields with her husband during busy season and increases her income. इसके साथ साथ वो जो है खेतों पे काम करती है। जब बिजी सीजन होता है तो वो हस्बैंड के साथ खेतों पे काम करती है और उससे अपनी इनकम को बढ़ाती है। एग्रीकल्चर इज अ सीजनल वर्क, so Ramu gets employment only during sowing, plantation and harvesting seasons. अब क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल काम है तो रामू को जो काम मिलता है वो बीज बोना है जब वो फसल पक रही है या फिर फसल की कटाई के टाइम पे मिलता है। About 4 months in every year, he remain unemployed between the period of sowing and harvesting of crops. तो लगभग 4 महीने हर साल वो जो है एक तरह से बेरोजगार हो जाते हैं जब फसल बोने से लेके फसल कटाई तक का जो पीरियड होता है। He remains in search of job in those days. उस समय वो काम की तलाश में रहते हैं। Sometimes he get work at brick kiln or in construction works in his village. कई बार ऐसा होता है कि उनको जो ईंट की भट्टी होती है वहां काम मिल जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जो गांव में हो रहा है उसमें मिल जाता है। Through his efforts, Ramu manages to earn enough in cash or kind to provide his family 2 squares of meat. अब अपनी कोशिशों की वजह से रामू जो है वो आइदर कैश में या किसी भी तरीके से इतना कमा लेते हैं कि अपनी फैमिली को 2 वक्त का खाना खिला सकते हैं। However, when he fails to get work, he and his family have to face difficulties and sometimes his children has to go to bed without their meals. अब कई बार ऐसा होता है उन्हें काम नहीं मिलता तो ऐसे में उनके परिवार को जो है वो मुश्किलें उठानी पड़ती हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो बिना खाए ही सो जाते हैं। The family could not get milk and vegetables on regular basis. यहाँ तक कि जो दूध और सब्जियां हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे उन्हें नहीं मिलती। Due to seasonal nature of agriculture, Ramu remains insecure in terms of food security during 4 months period of inoccupation. अब क्योंकि कृषि जो है वो एक तरह से सीजन पर डिपेंड करता है इसलिए रामू को जो है हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है फूड सिक्योरिटी को लेकर, जो 4 महीने का पीरियड होता है जिसमें उनके पास कोई काम नहीं होता। Self-sufficiency in food grains during famine. Due to any natural calamity such as flood, drought, famine, earthquake, epidemic, etc., there is a decrease in the yield of food grains. कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो क्या होता है जो फूड ग्रेन्स की पैदावार है उसमें कमी आ जाती है। द अफेक्टेड आर एक्सपीरियंसेस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब एक तरह से अनुभव भी ऐसा रहा है कि हमेशा जो है शॉर्टेज हो जाती है जो फूड ग्रेन्स है उनकी। In such a condition, people cannot buy food items on high rates because to get food items on high rates in lower income becomes beyond their reach. अब ऐसे में क्या होता है जब एक तरफ आपके पास फूड ग्रेन्स की कमी है, लोग फूड आइटम्स नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उनके रेट बढ़ गए हैं और उन फूड आइटम्स को हाई रेट पे खरीदना जब आपकी इनकम इतनी कम है वो उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है।
If the catastrophe affects the larger area for a long period, the condition of starvation may occur. अगर ये जो प्रभावित इलाका है ये अगर काफी लंबे समय तक उसका असर रहे तो फिर जो कंडीशन है वो बिल्कुल भुखमरी की आ जाती है. A wide ranging starvation happens during famine. और ज्यादातर जो है भुखमरी के हालात पैदा हो जाते हैं जब भी सूखा या अकाल पड़ता है. The growing population of country has created many problems. Consequently, a grueling famine in some states is common phenomenon. अब जिस तरीके से कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जैसे क्या कहते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो ये जो आपदाएं आती हैं, सूखा पड़ना है, ये बहुत ही एक कॉमन प्रक्रिया होती जा रही है. इस तरह की समस्या खड़ा होना. Due to this, people may not live in starvation, but also there is control over poverty. अब ऐसे कारणों की वजह से लोग एक तरह से कहना चाहिए भूखे तो रहते ही रहते हैं, साथ ही कोई गरीबी पे कंट्रोल भी नहीं हो पाता. M.S. Swaminathan, in view of recommendations of National Commission on Farmers, a National Food Grain Security and Sovereignty Council should be established, and we will have to develop habits and capacity to take immediate action with full information during famine and natural calamity. अब जो एम एस स्वामीनाथन है इनकी जो रिपोर्ट है या वो जो कहते हैं रिकमेंडेशंस, तो उनके जो रिकमेंडेशंस हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है जो उनके रिकमेंडेशंस है उनके अनुसार एक नेशनल फूड ग्रेन सिक्योरिटी और सोवरेनिटी काउंसिल को बनाना चाहिए और हमें ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, ऐसी कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम इमीडिएटली एक्शन ले सकें पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जब भी सूखा पड़े या कोई प्राकृतिक आपदा आए. Only then we shall have necessary storage of food grains and will be able to get through the public distribution system to all. इसी की वजह से ही तभी हमारे पास इतना होगा कि अनाज जो है वो सही मात्रा में स्टोर हो पाएगा और हम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से जो है ये जो पीडीएस सिस्टम है इससे हर एक को जो है राशन पहुंचा पाएंगे. It is essential to pay much attention to agriculture sector rather than ignoring it so that everyone should get food grains during famine. बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ दिया जाए बजाय उसे इग्नोर करने की, ताकि हर एक को जो है फूड ग्रेन्स जब सूखा पड़ता है तब मिल सके. We know that agriculture sector provides about 64% employment to the state and 80% employment to the population in rural areas. हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें लगभग 64% एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेट को मिलता है इससे, या 80% एम्प्लॉयमेंट जो गांव में पॉपुलेशन रह रही है उसको मिलता है. In view of the needs of the farmers and to deal with such situations, the National Commission on Farmers came in existence. अब जो किसानों की जरूरतें हैं या इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है वो उसका गठन हुआ. द कमीशन keep on an integrated strategy emphasized on continuous monitoring and effective use of food grains, health and irrigation, and in addition to the presented proposal to draw attention of the government on some important issues like reform in loan and insurance services, new techniques in agriculture and market facility. अब ये जो कमीशन है ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना दी है जिसमें जोर किस पे दिया जाए, लगातार मॉनिटर किया जाए, सही इस्तेमाल किया जाए फूड ग्रेन्स का, हेल्थ का, इरिगेशन का, उस पर ध्यान दिया जाए. इसके साथ साथ ऐसे प्रपोजल्स को प्रेजेंट किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट है उसका ध्यान कुछ खास मुद्दों पे जैसे कि चेंज किए जाए लोन और इंश्योरेंस सर्विसेज में, नई टेक्निक्स लाई जाए एग्रीकल्चर में, मार्केट फैसिलिटीज में, इन सब पे जो है गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित कर सके. The government efforts can be seen in this direction. और गवर्नमेंट की कोशिशें भी जो है इस डायरेक्शन में देखने को मिल रही हैं. As we know that during famine the death rate increased largely, which is the result of starvation and epidemic due to polluted and contaminated water and spoiled food. अब हम ये भी जानते हैं कि जिस समय सूखा या अकाल पड़ता है उस टाइम पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि भुखमरी बहुत बढ़ जाती है, महामारी फैल जाती है, क्योंकि जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं पानी को या खाने को वो आइदर प्रदूषित होता है या एक तरह से स्पॉइल्ड होता है, खराब होता है. In India, Bengal faced the most horrible famine before independence in 1943, known as the Great Famine of Bengal. इंडिया में बंगाल ने सबसे खराब जो कहना चाहिए भयावह फेमिन झेला है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था 1943 में, जिसे हम जानते हैं ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल के नाम से. नोबेल प्राइज लॉरिएट अमर्त्य सेन हैज आल्सो डिस्कस्ड द कैटास्ट्रोफ. इस आपदा के बारे में नोबेल प्राइज लॉरिएट अमर्त्य सेन ने भी डिस्कस किया है. About 30 lakh people had died out of starvation in Bengal in India then.
उस समय लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे भूखमरी की वजह से बंगाल के अंदर, जब उस टाइम का इंडिया था। अगर आप डिस्कस करें तो आप ये डिस्कस करिए कि डू यू नो हु वर द वर्स्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग बंगाल फैमिन? किस पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था जब ये बंगाल में सूखा पड़ा है? Agricultural laborers, fishermen, transport workers and other temporary laborers were most affected due to high increase in the rate of rice. चावल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, जो खेतों पे काम करने वाले मजदूर हैं, मछुआरे हैं, या जो ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स होते हैं, या और जो टेम्पररी तौर पे मजदूर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी थी, क्योंकि तब दाम बहुत बढ़ गए थे राइस के। The persons died in the famine mostly belong to this class, और जितने लोग उसमें मारे गए ज्यादातर इन क्लासेस को बिलोंग करते थे। अब है प्रोडक्शन ऑफ राइस इन बंगाल प्रोविंस। अब देखो कैसे दिया गया है 1939 से 1940 तक का। 1939 में प्रोडक्शन लाख टन्स में जो है 79 होता था। उसके बाद उसकी में बढ़त हुई, 1940 में 82 हुआ, फिर 68 हो गया, फिर 93 हुआ, और फिर 76 हो गया। इंपोर्ट जो है पहले 4 लाख था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, और 43 तक आते 3 लाख टन हो गया। एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था, सिर्फ 1942 में 1 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ। तो टोटल अवेलेबिलिटी जो थी वो 83, 85, 70, 94 और फाइनली 43 में 79 रह गई थी।